हेलो स्टूडेंट, मैं मकवाना हितल आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, 9th स्टैंडर्ड में 19 नंबर का जो चैप्टर है 19वां, महाकवि कालिदास। आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। महाकवि कालिदास बहुत ही बड़े विद्वान हो चुके, जिन्होंने संस्कृत में बहुत ही उत्तम रचनाएं रची है। तो इस गद्य के लेखक हैं श्री नरपत बारहट। उनका उपनाम है हड़वेचा। महाकवि कालिदास के लेखक हैं नरपत बारहट हड़वेचा। लेखक परिचय हम प्राप्त करेंगे। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हड़वेचा ने MA BEd की उपाधि प्राप्त की है। राजस्थानी संस्कृत के शोधकर्ता कौन थे? नरपत बारहट। और उन्होंने MA BA मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी कि जो आर्ट्स होता है, जो सामान्य प्रवाह होता है, उनमें उन्होंने मास्टरी की है। और बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि शैक्षणिक विद्वान की उन्होंने शिक्षक की जो उपाधि होती है, डिग्री होती है, वह उन्होंने प्राप्त की है। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न हैं। जय नारायण विद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की है। उनकी विशेष रुचि यानी कि रस काज लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाहों और प्रवाहों को समझने में प्रयत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए उन्होंने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया है, वे वंदनीय है। देश सेवा के लिए कौन वंदनीय है? महाकवि ने, जो महालेखक है, जो नरपत बारहट, उन्होंने क्या लिखा है देश सेवकों के लिए? तो नरपत बारहट ने लिखा है कि जिन्होंने परिवार ऐशो आराम छोड़ा है, भूखे प्यासे और नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से, आप सब जानते हो कि हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी करता था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो उनसे हमें आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने ये सारी कुर्बानियाँ दी है, ये सारी तकलीफ सही है, वह वंदनीय है, माननीय है। महापुरुषों की जीवनियाँ आपकी प्रसिद्धि कृति है। महापुरुषों की जीवनियाँ यानी कि महापुरुष के जीवन पर जो लिखा है, वह उनका एक संग्रह है, महापुरुषों की जीवनियाँ। वह उनकी प्रसिद्ध कृति है। हेतुलक्षी प्रश्न में आपको पूछ सकते हैं कि नरपत बारहट की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो महापुरुषों की जीवनियाँ उनकी प्रसिद्ध कृति है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों को जीवन चरित्र अंकित है। इस संग्रह में कुल 60 महापुरुषों के जीवन चरित्र अंकित है, यानी कि उनके जीवन का पूरा ही वर्णन किया गया है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्य रचनाओं का विवरण है। अब आपके जो पाठ्य पुस्तक में जो गद्य दिया गया है महाकवि कालिदास, उस गद्य का विषय वस्तु क्या है?
उस गद्य का विषय वस्तु है कि इसमें कालिदास के जन्म, उनका परिचय और उनकी जो कृति है, उन्होंने जो साहित्य रचना की उसकी बात की गई है। और वो एक मूर्ख बालक से, एक मूर्ख इंसान से कैसे बहुत बड़े विद्वान हो गए, वह बात यहाँ की है। तो स्टूडेंट, बहुत ही रसप्रद कहानी है, बहुत ही उम्दा जो उनकी भाषा शैली है वो है वाचक को, हृदय को स्पर्शने वाली है। तो इस कृति में यह संदेश मिलता है कि हमें इस कृति से क्या सीखने मिलता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द गद्य, मोरल ऑफ द क्या मिलता है, यानी कि अच्छी बात क्या सीखने को मिलती है। तो यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को, यानी किसी इंसान को मूर्ख बनाना नहीं चाहिए, किसी को मूर्ख बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि मौका मिलते ही वह हीरे की तरह चमक सकता है। किसी को भी कम मत समझो, मौका मिलते ही वह हीरे की तरह चमक सकता है। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। कालिदास को हम मात्र, अब हम गद्य की शुरुआत करते हैं। तो कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। संस्कृत जो भाषा है, देवनागरी भाषा है, तो उसको हम महाकवि की तरह जानते हैं संस्कृत भाषा की। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। देखिए, महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ लिखा नहीं है। हर्ष रचित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। किसने शुरुआत हर्षचरित में, हर्षचरित में किसने कालिदास का उल्लेख किया है? हर्षचरित में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। इससे ये बात का पता चलता है कि कालिदास जो बाण भट्ट है उनसे पहले हो चुके हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपनी अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। कालिदास ने अपनी अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। फिर भी उन्हें राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन, यानी कि राजा विक्रमादित्य हो गए। आप विक्रम की 32 विक्रम का सिंहासन 32 से आप जानते हो उसकी कहानियाँ। और राजा विक्रमादित्य और राजा भोज जो हो चुके, तो उस समय के समकालीन, यानी कि उस समय में हो चुके हैं, ऐसा मानकर कितनी कथाओं में नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता यानी कि उनकी जो विद्वानता है, उनकी जो महानता है, जो बुद्धि प्रतिभा है, वह कविता और चमत्कारिक प्रसंगों में उनका वर्णन मिलता है। तो महाकवि जो कालिदास है, उनका इस पैराग्राफ में आपने देखा कि सबने अनुमान ही लगाया है, उनका कोई निश्चित नाम भी पता नहीं था। सविस्तार प्रश्न आपको पूछे कि
जन्म और परिचय का प्रश्न आपको पूछा जाए कि महाकवि कालिदास के जन्म और परिवार जो उसका परिचय दीजिए, यानी कि कौन सा समय माना गया है। तो कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 सन 365 तथा निधन 445 माना है। सन ईस्वी सन 365 में उनका जन्म और निधन 445 माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता। उनके जन्म स्थल के बारे में कोई भी मूल स्थल का पता नहीं है। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी, यानी कि जो वर्तमान उज्जैन है, वह माना है। कालिदास का जन्म स्थान कौन सा माना गया है? कालिदास का जन्म स्थान उज्जैन माना गया है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है। जो मेघदूत उनकी कृति है, उसमें कालिदास ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय माना है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। तो उज्जैनी जो है, उज्जैन है वर्तमान, वह कालिदास का जन्मस्थल माना गया है और उनका जन्म समय 365 ईस्वी सन 365 से निधन 445 माना गया है। उज्जैनी में उन दिन जो थे वो राजा विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य का नाम तो आपने सुना ही होगा, महापराक्रमी राजा थे। राजाओं में सर्वश्रेष्ठ, जैसे कि आभूषणों में जैसे हीरा चमकता है, उस तरह राजा विक्रमादित्य का एक बहुत ही बड़ा नाम था, प्रतिष्ठा थी। तो उस समय राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी, सब प्रकार से, स्वास्थ्य, धन, सब प्रकार से वह सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति पर चरम सीमा पर पहुंची थी। चरम सीमा यानी कि उसकी पराकाष्ठा पर साहित्य और ज्ञान की सीमा थी, उन्नति थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। आप सब जानते हो कि जब कोई साल होता है तो विक्रम संवत लगता है। तो राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। स्टूडेंट, आपको इस पैराग्राफ में से प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजा विक्रमादित्य के बारे में आपके शब्दों में लिखिए। तो राजा विक्रमादित्य बहुत ही पराक्रमी राजा था। उसके शासन में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी और उसके शासन में साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर थी और उसने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे, उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य का जो राज्यकाल था उसका पता कैसे चलता है? विक्रमादित्य के राज्यकाल का पता उनके सोने के सिक्कों पर से पता चलता है, क्योंकि जो सोने का सिक्का था उस पर समय निर्देशित किया गया होता है। आप देखते हो अपने अभी के समय में भी जो 1 रुपये का, 10 रुपये का, 5 रुपये का जो सिक्का होता है उस पर साल लिखी होती है। टंकशाल में जब वो बनाओ तो उस पर लिखा हुआ होता है। तो उसी तरह सोने के सिक्के पर उस समय का पता चलता है। उसने जो उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासन काल में जितना वैभव देश में था
जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई उतनी कभी नहीं हुई। किसके शासनकाल में देश में वैभव था? तो विक्रमादित्य के शासनकाल में देश में वैभव था। साहित्य कला तथा कला की उन्नति किसके शासनकाल में हुई? तो विक्रमादित्य के शासनकाल में साहित्य और कला की उन्नति हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक उस युग में उत्पन्न हुए। देखो, वैज्ञानिक भी उस युग में उत्पन्न हुए थे। कौन से युग में? तो विक्रमादित्य के युग में साहित्यकार, कवि और वैज्ञानिक उत्पन्न हुए थे। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। राजा विक्रमादित्य किसके अच्छे जानकार थे? राजा विक्रमादित्य साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में भी अधिक हुई थी। संस्कृत भाषा की उन्नति किसके समय में अधिक हुई थी? संस्कृत भाषा की उत्पत्ति विक्रमादित्य के समय में अधिक हुई थी। तो अपने पूर्व जीवन में यानी कि पहले के समय में, अपने जीवन के आरंभ में जो बुद्धू यानी कि मूर्ख माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। विक्रमादित्य के जो सर्वश्रेष्ठ दरबारी थे वह कालिदास थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। विक्रमादित्य के पास रत्न जो होते हैं महामूल्य, बहुत ही कीमती, बहुमूल्य, तो उन 9 रत्नों में से कालिदास सर्वश्रेष्ठ रत्न माने जाते थे। तो स्टूडेंट, यहाँ तक हमने इस वीडियो में श्री नरपत बारहट हड़वेचा का परिचय प्राप्त किया। कालिदास का जन्म, समय का अनुमान, स्थान का अनुमान और विक्रमादित्य के बारे में, और कालिदास उनके दरबारी थे, यह हमने बोध प्राप्त किया। अब इस गद्य का भाग 2 होगा, उसमें हम गद्य का संपूर्ण बोध प्राप्त करेंगे। मैं इसकी PDF आपको भेजूंगी। आपको इस गद्य का अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। अस्तु।